भवन निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्री दामोदर रावत जी, पटना जिले की प्रभारी मंत्री और उद्योग तथा आपदा प्रबंधन मंत्री श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा जी, बिहार सरकार के माननीय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा सूचना प्रावैधिकी विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर मंगला राय जी, राम बच्चन राय जी, पटना के महापौर जनाब अफजल इमाम साहब, यहाँ उपस्थित अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, लॉर्ड कल्चरल रिसोर्सेज के गण, देवी और सज्जनों, आज बिहार संग्रहालय के शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। ऐसा लगता है कि हमने एक सपना देखा और उसके साकार होने का मार्ग प्रशस्त हो गया। कई साल से हम ये सपना संजोए हुए थे कि एक उत्कृष्ट कोटि का संग्रहालय हमारे यहाँ हो। पटना का संग्रहालय सुविख्यात है, उसकी चर्चा है। जिन लोगों की दिलचस्पी इतिहास में है, विरासतों में है, संस्कृति में है, वे सभी पटना संग्रहालय के बारे में जानते हैं और यह भी जानते हैं कि वह एक समृद्ध संग्रहालय है। हमने देखा कि पटना संग्रहालय में जितने प्रदर्श रखे गए हैं लोगों के देखने के लिए, बहुत ज़्यादा प्रदर्श डिस्प्ले नहीं किए जा सके, उसको प्रदर्शित नहीं किया जा सका। वहाँ रखा हुआ है, जगह नहीं। अनेक बेशकीमती चीज़ें हैं वहाँ, मूर्तियाँ हैं, पेंटिंग्स हैं, क्या नहीं है जिसकी चर्चा करें। तो अपने आप में एक समृद्ध संग्रहालय है, लेकिन उसके पास पूरा स्थान नहीं। और जो हमारे बेशकीमती प्रदर्श हैं वो हमारे गौरवशाली अतीत को बतलाते हैं। उनको प्रदर्शित करने का तरीका आधुनिक नहीं है। एक साथ अनेक प्रदर्श रख दिए गए। कौन से प्रदर्श कब के हैं, उनकी क्या महत्ता है, इसके बारे में ठीक से वहां लिखा नहीं जा सका है। और जो प्रकाश की व्यवस्था होती है, रोशनी की, वह भी आधुनिक दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संग्रहालय हैं उसमें प्रदर्श को इस तरह से रखा जाता है, एग्जिबिट किया जाता है कि जो उसको देखने जाता है उसके बारे में कुछ जानता है, समझता है, थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है और उसके मन में इतनी जिज्ञासा पैदा होती है कि वो पूरी बात जानना और समझना चाहता है। पटना के संग्रहालय में लोग जाते हैं, देखते हैं कि अद्भुत संग्रहालय है, लेकिन एक ही कमरे में इतनी चीजें रखी हुई है और सब की सब बेशकीमती चीजें। उसको ठीक ढंग से कोई बतलाने की भी व्यवस्था नहीं है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हमारे पास न सिर्फ पटना में, अन्यत्र भी ऐतिहासिक महत्व के इतने प्रदर्श हैं कि अगर उनको ठीक ढंग से रखा जाए तो इसके लिए एक नए संग्रहालय के निर्माण की आवश्यकता हो।
और यही पृष्ठभूमि, इसी पृष्ठभूमि में हम लोगों ने निर्णय लिया कि पटना में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बनाएंगे और इसका नामकरण हम लोगों ने किया बिहार पर। यह बिहार संग्रहालय होगा। ये बिहार का जो गौरवशाली अतीत है उसको प्रदर्शित करेगा। जिनकी भी थोड़ी इतिहास में दिलचस्पी है वो यहां जरूर आना पसंद करेंगे। और जैसा हमने कहा, समस्या यह होती है कि हम उसे ठीक ढंग से रखें। आज संग्रहालयों के लिए दुनिया भर में एक से एक मानक तय हुए, तो हमने सोचा कि जो सर्वश्रेष्ठ है उसी को हम अपनाएं। और हमने कोई केंद्र से सहायता की याचना नहीं की। हमने तय किया कि अपने संसाधनों के बलबूते पर हम अपनी धरोहरों को न सिर्फ संजो कर रखेंगे बल्कि नई पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को सदैव इस बात का एहसास होता रहेगा कि उनका इतिहास हजारों साल पुराना है। और जो इस भूभाग का इतिहास है जिसे हम बिहार प्रदेश के नाम से आज जानते हैं, वह न सिर्फ आज के भारत का इतिहास है बल्कि भारत से भी आगे दुनिया के एक बड़े भूभाग का इतिहास है। और कुछ मामलों में जो बिहार का इतिहास है वो पूरी मानव सभ्यता का इतिहास है। तो हमारे पास ऐसी विरासत, ऐसी धरोहर हो और हम उसको ठीक ढंग से संजो न सकें तो ये ठीक नहीं है। इसलिए हमने इस दिशा में भी सोचा और इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इसका नाम बिहार संग्रहालय होगा, लेकिन यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक पर स्थापित संग्रहालय होगा। इसलिए हमने इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंसल्टेंट के लिए निविदा निकाली और जो इन चीजों को तय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है उसको अपनाया और दुनिया भर के संस्कृति और कला के क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञों को हम लोगों ने उसके साथ जोड़ा। यह हमारा सौभाग्य है। मैं उन तमाम दुनिया भर के विद्वानों को धन्यवाद देता हूं कि वो इसके साथ जुड़ने के लिए सहमत हुए। और जब पहली बार हम लोगों ने परामर्शी का चयन किया, कंसल्टेंट का चयन किया, तो उसमें भी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया हमने अपनाई और उसके आधार पर लॉर्ड कंसल्टेंट्स उसके लिए चुने गए और उन्होंने हम लोगों के साथ न जाने कितनी बैठकें की, अनेक विद्वानों के साथ बैठक की। उन्होंने पूरा अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद अपने आइडिया को हम लोगों के समक्ष रखा। हम लोगों ने अनेक बैठकों में विद्वज्जनों के परामर्श से, इतिहासकारों के परामर्श से उसको एक खाका प्रदान किया और उसी के आधार पर फिर बिल्डिंग कैसा बने। बिल्डिंग भी सुंदर बनना चाहिए। हम बराबर भवन निर्माण विभाग को कहते रहते हैं कि भाई आज जो हम पुरानी चीजों को देखने जाते हैं तो सबसे ज्यादा किन चीजों को दुनिया भर में दिखलाया जाता है? कोई ना कोई स्ट्रक्चर, कोई ना कोई पुरानी इमारतों को दिखलाते हैं। आज भी ताजमहल आप देखते हैं, दुनिया भर में इस तरह के जो की इमारतें हैं उसको लोग देखने के लिए जाते हैं। तो इमारत भी अच्छी होनी चाहिए और ऐसी इमारत होनी चाहिए जो सैकड़ों साल तक लोगों के सामने दिखता रहे। उसकी खूबसूरती, वास्तुकला, हर दृष्टिकोण से इमारत सुंदर होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। और इसके लिए चयन किया गया जो सबसे दुनिया के जाने माने लोग हैं, उन लोगों के बीच में निविदा हुई और उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के लोग उस निविदा के निर्धारण समिति में शामिल हुए। और हम लोगों का यह था कि ये बिल्कुल पर्यावरण के अनुरूप हो, इको फ्रेंडली हो, ग्रीन बिल्डिंग हो, ऊर्जा की खपत कम हो,
हर प्रकार के सुरक्षा मानकों के अनुरूप हो, बाहर से भी वो भव्य लगे, सुंदर लगे। तो उस अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन के आधार पर माकी एंड एसोसिएट्स जापान के उनका चयन हुआ। और मुझे आज भी वो दिन याद है कि जो सर्वश्रेष्ठ 3 का इन लोगों ने चयन किया था, अंतिम आए तो कई थे, लेकिन पूरी कमेटी ने, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कमेटी ने 3 वास्तुविदों का चयन किया, तो उसका एक डिस्प्ले किया। उन्होंने एक मॉडल बनाया था छोटा सा, और फिर उसमें जो सर्वश्रेष्ठ का इन्होंने चयन किया उसके बारे में मुझको नहीं बताया, लेकिन मुझको कहा कि जरा देखिए चलकर, 3 हम लोगों ने लगाया है, आप बताइए आपको कौन अच्छा लगता है। तो संयोग ऐसा कि इन लोगों ने जो सर्वश्रेष्ठ का चयन किया था, देखने में 3 में मुझको भी सर्वश्रेष्ठ वही लगा। और तब इन लोगों ने डिस्क्लोज किया मुझको कि इसी का चयन हम लोगों ने किया। और फिर उनके साथ बैठकें हुई है अधिकारियों की, लॉर्ड कल्चरल रिसोर्सेज के प्रतिनिधियों की भी बैठक हुई, हमसे भी वो मिले, और अंततोगत्वा इस पर काम शुरू हुआ। और आज तो सब कुछ, परियोजना प्रतिवेदन तैयार है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है, और उसके बाद अब काम करने के लिए एजेंसी का भी चयन हो गया, L&T लार्सन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन का। उसके भी प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए, तीनों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी हमने उनके वाइस प्रेसिडेंट साहब को, जब भी हमको फूल दे रहे थे, गुलदस्ता दे रहे थे, तो हमने इनसे पूछा कि काम आप समय पर पूरा करें, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। इन्होंने कहा कि समय के पहले हम काम पूरा करेंगे। और तब मेरा भरोसा जमता है, जब कोई भी काम होता है उसमें कई तरह की बाधाएं आती। इस जगह का चयन मैंने स्वयं किया कि जो जवाहरलाल नेहरू पथ है, जिसको लोग अभी तक बेली रोड कहते हैं, इस पर जो ये 5 सरकारी भवन थे, हमने कहा कि इनको तोड़िए और इसी पर वो बिहार म्यूजियम आना चाहिए। और इस पर सरकारी लोग थे, वो तो तुरंत खाली करते हैं। कई लोग बड़ा पुराना पुराना दस्तावेज लेकर आते हैं, तो उसमें कुछ वक्त लगा। फिर एक बिल्डिंग इनकम टैक्स को दी हुई थी, उसमें भी काफी जद्दोजहद हुआ। बड़ी भारी प्रक्रिया से गुजरते हुए अंततोगत्वा जब संकल्प रहता है तो काम जरूर पूरा होता है। अनेकों बार लगा, पता नहीं ये काम फिर डिलेड तो न हो जाए, और हमने तय कर दिया कि संग्रहालय का उद्घाटन 22 मार्च 2015 को होगा, बिहार दिवस के अवसर पर। और मुझे खुशी है, इन्होंने कहा समय के पहले करेंगे। और ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनेगी, बिल्डिंग के अंदर जो प्रदर्श हैं उसका भी चयन हो जाएगा, उनको ठीक ढंग से स्थापित कर दिया जाएगा। और सिर्फ वही नहीं, इस म्यूजियम में जो काम करेंगे उनका भी चयन हो जाएगा, उनकी भी ट्रेनिंग हो जाएगी। एक एक चीज का काम, बसों से लोग आएंगे तो बस कहां पार्क किया जाएगा, बच्चे आएंगे तो उनके लिए कौन सा सेक्शन होगा, और बहुत ही आधुनिक तकनीक पर भी आधारित इसमें सेक्शन होगा, टच स्क्रीन भी होगा। कई चीजों के बारे में जान पाएंगे। और मुझको तो ऐसा लगता है कि दुनिया भर के लोग जिनकी इतिहास में और संग्रहालयों में दिलचस्पी, वो तो आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमारे सूबे के बच्चे, नई पीढ़ी के लोग और इसमें दिलचस्पी रखने वाले लोग जरूर आएंगे। और मैं तो संतुष्ट हूं, और मेरा पक्का विश्वास है कि यहाँ कोई एक बार आएगा तो बार बार आना चाहेगा। तो इसलिए इसमें आगंतुकों की भी कमी नहीं होगी। और इसका जो फाइनेंशियल प्लान है वो भी बनकर तैयार है। ऐसा नहीं है कि जैसे होता है आमतौर पर, बिहार में एक संस्कृति रही है कि पहले बिल्डिंग बना दो, इसके बाद थोड़ा खोद खाद करके बिजली का काम करो, इसके बाद उसमें टॉयलेट वगैरह, यूरिनल वगैरह उसके बाद बनाओ, फिर इधर खोदो उधर खोदो, फिर उसमें जाने का रास्ता बनाओ, फिर कचरा कहाँ फेंका जाएगा इसका कोई इंतजाम नहीं।
तो ये सब जो होता रहा बिना समन्वय के, बिना कोऑर्डिनेशन के पहले, इसमें आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। हर चीज अपने समय से पूरे समन्वय के साथ एक एक चीज, और जैसा हमने कहा प्रदर्श का चयन अलग, कौन से सेक्शन में क्या रखा जाएगा, अलग अलग काल खंडों के बारे में जो प्रदर्श होंगे वो अलग रखे जाएंगे। आधुनिक युग की भी चीजें रखी जाएगी और हर तरह से एक ये संपूर्ण संग्रहालय होगा, कॉम्प्रिहेंसिव। इसका जो कंसेप्ट है पुराने जमाने से लेकर, प्राचीन काल से लेकर आज तक के बारे में यहां जानकारी होगी और हमारा जो समृद्ध अतीत है, गौरवशाली अतीत है, उसको बहुत सुंदर ढंग से यहां प्रदर्शित किया जाएगा। और इस संग्रहालय के निर्माण के साथ साथ जो हमारा पुराना पटना संग्रहालय है उसको भी सुंदर ढंग से मेंटेन किया जाएगा, रखा जाएगा, और उसमें भी ये बात स्पष्ट होगी कि वहां कौन सी चीजें रहेगी और यहां कौन सी चीजें रहेगी। तो जब काम बिहार संग्रहालय आधुनिक जो जानकारी है, तकनीक है, उन सब चीजों का इस्तेमाल करके निर्मित किया जा रहा है, तो इसके साथ साथ हम अपने पुराने संग्रहालय को भी संरक्षित करेंगे। वह तो भव्य है, उसका स्वरूप और भव्य निखरे, इसका भी हम लोग इंतजाम कर रहे हैं और उसके लिए भी काम हो रहा है। तो एक साथ कोई आएगा तो पूरा दिन रहेगा। संभव है कि एक दिन में उसका जी न भरे तो दूसरा दिन फिर आएगा, और जैसा हमने कहा मुझको पक्का विश्वास है कि कुछ ही दिन तक इसको चलाने के लिए राजकीय सहायता की जरूरत होगी और वो समय ज्यादा दिन नहीं लगेगा। इस प्रकार का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी इसमें हो रहा कि ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और इसको बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से चलाया जाए, और ये एक अद्भुत जगह होगी लोगों के लिए। ये सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का भी केंद्र बनेगा ये परिसर। तो अब इंतजार करिए दिल थाम करके। अब बेली रोड से जब गुजरिएगा तो आज तुम कार्यारंभ करने हैं शिलान्यास के साथ साथ। हमारी शर्त यही थी कि काम शुरू होगा तभी शिलान्यास का पट लगेगा। ऐसा नहीं कि आज शिलान्यास कर दिए और शिलान्यास का पट ऐसे ही रहा और फिर इधर उधर से कुत्ता टहलते हुए आ जाए, वो अपना काम वहां करता रहे। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए काम भी साथ साथ होना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि इन्होंने कुछ मोबिलाइजेशन किया है आज सांकेतिक, लेकिन अब ये काम आज से बंद नहीं होना चाहिए। पूरे तौर पर इस काम को निरंतर जारी रखना चाहिए और तब तक जब तक ये पूरे रूप में फिनिश होकर के कंप्लीट न हो जाए। और अद्भुत चीज है इसमें, इसके ऊपर लगाया गया है वेदरिंग स्टील। ये पहली बार यहाँ इस तकनीक का प्रयोग हो रहा है। आगे उसके ऊपर स्टील का चदरा रहेगा और वो वेदर के साथ साथ अब कुछ रंग भी बदलेगा धीरे धीरे। तो एक नई चीज लाई जा रही है, इन सब चीजों को भी लोग देखेंगे। तो ऐसी चीजें जब बनती है तो अपने में हजारों साल के इतिहास को समेटती है। तो ऐसी खूबसूरती के साथ इमारतें बननी चाहिए कि आगे सैकड़ों साल तक वो तरोताजा दिखे, सुंदर दिखे, भव्य दिखे। तो मेरी पूरी शुभकामना है। और भवन निर्माण विभाग में चंचल जी हैं, इनकी दिलचस्पी है, लगातार 1 दशक से भी ज्यादा मेरे साथ काम कर चुके हैं और इनको मेरी इच्छा का, मेरे टेस्ट का, एक एक चीज का एहसास है। और जब हमारे साथ 10 साल रहे होंगे तो आप भी समझ सकते होंगे कि इनमें भी कुछ खासियत होगी, तभी तो 10 साल तक निभता रहा। और अंत में भवन निर्माण विभाग का काम ठीक ढंग से हो, इसके लिए हमने विशेष तौर पर कहा कि अब जाकर आप इसको संभालिए, और साथ साथ कला संस्कृति विभाग। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत भव्य बनेगा। और पटना में तो हमारी अन्य महत्वाकांक्षी योजनाएं भी हैं। गांधी मैदान के पास ज्ञान भवन बनेगा जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर होगा। उसमें 5000 की क्षमता का ऑडिटोरियम भी होगा। इसके अलावे लगभग विज्ञान भवन दिल्ली की तर्ज पर ज्ञान भवन होगा। उसके पीछे सभ्यता द्वार होगा।
उसके एक तरफ फूड कोर्ट होगा, जितना मर्जी जितने तरह का खाना हो सब उपलब्ध रहे वहां, क्योंकि सब कुछ देखने के बाद आदमी थक जाता है तो मन चटपटाता है कुछ अच्छा खाने के लिए। तो फूड कोर्ट भी होना चाहिए। देखते हैं पटना में जितना रेस्टोरेंट खुला है सब में भीड़ रहती है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सब फूड कोर्ट बनेगा तो उसमें खाने के लिए भी लोग जाएंगे। इस तरह से हमारा एक बिल्कुल आधुनिक पुलिस भवन भी बनेगा और कई योजनाएं विधायक आवास की हो, हाईकोर्ट के एक्सटेंशन का हो, या विधानमंडल भवन और मुख्य सचिवालय भवन के बीच का इलाका उसके विस्तार के रूप में विकसित किया जा रहा हो, ये सब काम तो किया ही जा रहा। लेकिन इस परियोजना में मेरी गहरी दिलचस्पी है और मैं तो ये बेली जो जवाहरलाल नेहरू मार्ग है इसी पर अवस्थित है। आप लोग भी बगल अगल देखिएगा कि ये काम धीरे धीरे कितना तेजी से आगे बढ़ा है। 20 महीने का समय है इनको पूरा करने के लिए, बिल्कुल फिनिश करने में, ऐसा नहीं कि खाली स्ट्रक्चर खड़ा करने, तो सब काम करने के लिए। और इन्होंने मुझको वादा किया है कि भाई हम समय के पहले पूरा करेंगे। तो मुझको पूरा उम्मीद है कि L&T इतना बड़ा नाम है कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में कि अगर आज इसके शिलान्यास के मौके पर इन्होंने स्वयं वचन दिया है तो इसको ये पूरे तौर पर निभाएंगे। और समय पर यह संग्रहालय आम जनों के लिए खोल दिया जाएगा और उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो इस अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, समस्त बिहारवासियों को मेरी शुभकामनाएं और भवन निर्माण विभाग से को मेरी पूरी शुभकामना है, पूरा समर्थन है। 500 करोड़ रुपए की लागत पर मंजूरी हुई है। अभी बताया चंचल जी ने कि लगभग 530 करोड़ हो गया है, थोड़ा बहुत बढ़ेगा भी तो हमको कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन बने पूरे मानकों के अनुरूप, सुंदर बने और ऐसा बने कि जो भी गुजरे वो कहे वाह क्या बना है। बहुत बहुत धन्यवाद।